राजकुमारी का भय। तांत्रिक नूरा महल के झरोखे में खड़ी खूबसूरत लड़की को देखकर बेहद खुश हो गया था। शिष्य सूरा, पर गुरुदेव, क्या हम इसे अब अपने उस समय में ले जा पाएंगे? तांत्रिक नूरा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और अपनी सारी तांत्रिक विद्या का ज्ञान लगा दूंगा। अगर एक बार ये मेरे साथ वहां चली गई तो फिर मुझे उस चुड़ैल को कब्जे में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह खूबसूरत लड़की ही मेरे लिए सब काम कर देगी और उसकी आंखों इस लड़की को लेकर अलग ही चमक नजर आने लगती है। दूसरी तरफ इस वक्त बलवान अमर और विजय को लेकर इस वक्त काफी बड़े भवन में आ जाता है। बलवान, चलो तुम दोनों नीचे उतरो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं। अमर, पर तुम हमें ऐसे उठाकर क्यों लाए हो? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? बलवान, पहले अंदर तो चलो। क्या यहीं खड़े खड़े सब बातें करते रहोगे? अमर और विजय एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विजय, तुम्हारा क्या विचार है? हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं? कहीं हम बेवजह किसी और मुसीबत में तो नहीं फंस रहे? बलवान, तुम दोनों मुझ पर विश्वास रखो, पूर्ण रूप से विश्वास। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं और तुम इस भवन को भी अपना ही भवन समझो। यहां तुम दोनों उस दुष्ट राजा के सैनिकों से सुरक्षित हो जो तुम्हें अब हर तरफ ढूंढ रहे होंगे। चलो आओ अंदर। अमर, चलो आओ। विजय, अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमें तो वापस अपने समय में जाने का कोई रास्ता पता नहीं है। उस बाबा चित्रदेवा के चक्कर में फंसकर बेवजह हमने ये मुसीबत मोल ले ली और अभी हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं इस बलवान की बात मानने के सिवा। विजय मायूस होते हुए बलवान के पीछे घर के अंदर चल देता है। उस भवन के अंदर बिल्कुल ऐतिहासिक इमारतों की तरह ही कारीगरी की शैली थी। बेहद खूबसूरत डिजाइन दीवारों पर और छत पर बनाए गए थे। उस खूबसूरत जगह को देखकर भी विजय काफी घबरा रहा था। अमर, धीरे से, फिक्र मत कर। तेरे पास चाकू है ना? जब तक ये चाकू तेरे पास है तब तक कोई तेरे पास भी नहीं रख सकता। तू इससे अपनी सुरक्षा कर सकता है। विजय, पर यहां से अगर हम दोबारा अपने समय में नहीं पहुंच पाए तो तब हमारा क्या होगा? अमर, अरे यार, तू इतना दुखी क्यों हो रहा है? यहां भी क्या कोई कमी है? हाँ, तो हम अब एक बिल्कुल नई और अच्छी जिंदगी जिएंगे। तू देखता जा, यहां आकर हमारी किस्मत बदल गई। विजय, अच्छा, पर ये कैसे होगा? अमर, देख मेरे भाई, हम दोनों को अपने यहाँ के आधुनिक विज्ञान के बारे में काफी कुछ पता है और जबकि यहाँ का विज्ञान अभी बहुत पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोग अभी घोड़ा गाड़ी में ही घूम रहे हैं। तो सोच, हम अपने विज्ञान के चमत्कार दिखा दिखाकर इन लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और यहाँ के भगवान बन सकते हैं। विजय, क्या बोल रहा है यार तू? कहीं लेने के देने न पड़ जाए। अमर, तू बस देखता जा मैं कैसे सब कुछ सेट करता हूं। बस एक बार इस समय को समझ लूं कि हम कौन से समय में चल रहे हैं। बलवान उन दोनों को कई गैलरियों में ले जाकर एक बड़े से कक्ष के सामने ले आता है जिसका दरवाजा ही बेहद विशाल नजर आ रहा था। बलवान, आइए, आप दोनों का यही कक्ष है, आप यहीं रहेंगे। और फिर उस दरवाजे को खोलकर उन दोनों को अंदर जाने के लिए बोलता है। अमर और विजय दोनों कमरे में प्रवेश कर जाते हैं और अंदर की खूबसूरती को देखकर दोनों हैरत में पड़ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो दोनों किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। बलवान, यह आपका कक्ष है, आप दोनों यहां आराम कीजिए। हम कुछ समय बाद भोजन पर मिलेंगे, उसके बाद हम वार्तालाप करेंगे। अमर, ठीक है बलवान जी, मुझे भी बहुत थकावट हो रही है, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूं। बलवान, ठीक है। और फिर वहां से वापस बाहर चला जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। विजय बलवान के जाते ही बेहद खुशी से चिल्ला पड़ता है, अरे वाह यार, ऐसे वीआईपी इंतजाम तो हमारे समय में भी हमें नहीं मिलता और अब तो हम राजा हो गए। अमर, हाँ यार, वाकई में। चलो आराम से सोते हैं, रात भर जागने से आंखों में नींद आ रही है। और दोनों वहां स्वर्ण धातु से बने पलंग पर लेट जाते हैं। विजय, वाकई में यार, तुम्हारे उस बाबा चित्रदेवा ने तो हमें खजाने की दुनिया में पहुंचा दिया है। अगर हम ये पलंग ही अपने समय में ले गए तो हम तो करोड़पति बन जाएंगे। विजय, इस पलंग को छोड़ आसपास देख, ये सब चीज सोने की ही है।
कितना सोना है यहां। बस एक बार हमें अपने समय में पहुंचने का रास्ता मिल जाए, फिर तो मैं ये सब साफ कर दूंगा। इन दोनों की नीयत अब खराब हो रही थी दौलत को देखकर, और फिर दोनों गहरी नींद में चले जाते। दूसरी तरफ बलवान इस वक्त अपने गुप्त कक्ष में खड़ा था। उसके सामने एक ऊंचे स्टैंड पर जल का विशाल पात्र रखा हुआ था। बलवान उस विशाल पात्र के जल में हाथ डालता है और कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है। इसी के साथ उस जल पात्र के अंदर बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे ये बुलबुले बड़े होते जा रहे थे, और फिर एक समय ऐसा आया कि बुलबुले गुब्बारे का रूप धारण करके ऊपर उड़ने लगे। बलवान, ये चमत्कारी भानी, मुझे बताएं ये दोनों नवयुवक कौन हैं, कहां से आए हैं? बुलबुला जो हवा में उड़ रहा था वो बहुत तेजी से घूमने लगता है, और फिर उसके अंदर अमर और विजय की तस्वीर दिखने लगती है। इसी के साथ ये भी नजर आने लगा कि वो किस तरह से इस दुनिया में आए हैं और कहां से आए हैं। उस बुलबुले ने सब हकीकत बलराज को दिखा दी थी। बलवान बुलबुले से हकीकत जानकर एकदम हैरान और परेशान हो गया था। उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी थी, जैसे कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो। वो अपने हाथ बाहर निकाल लेता है उस जल पात्र से। बलवान, इसका मतलब ये दोनों भविष्य की दुनिया से यहां आए हैं। क्या भविष्य की दुनिया से कोई आ सकता है? ऐसा कैसे मुमकिन है, और ऐसा मुमकिन हुआ कैसे? अगर मैं इन दोनों नवयुवकों को कैद कर लूं और फिर इनसे यह रहस्य जान लूं, फिर तो मैं दुनिया बदल सकता हूं। अपने अभी के समय में मैं इस राजा नरवीर को भी ठिकाने लगा दूंगा और अपना शासन कायम कर लूंगा। मैं बनूंगा इस राज्य का राजा, और फिर धीरे धीरे सभी राज्यों को जीत लूंगा। बलवान के मस्तिष्क में अब एक नई योजना पनपने लगी थी। पता नहीं अब वो क्या करना चाहता था। इसके इरादे अब विजय और अमर को लेकर बिल्कुल बदल चुके थे। बलवान, पर ये दोनों अगर हमारे भविष्य से इस समय में आ गए हैं तो इनके पास बेहद ज्यादा शक्ति होंगी। तो मुझे बड़ा संभल कर इन दोनों से पेश आना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनसे टकरा जाऊं और ये दोनों मुझे नष्ट कर दें। अब तो मुझे बड़े प्यार से इन दोनों से काम करवाना होगा, इस तरह से कि ये दोनों मुझ पर विश्वास करने लगे और मेरी हर बात को मानने लगे। बलवान की आंखों में अब कई तरह के सपने पलने लगे थे, और उसके इन सपनों को अमर और विजय पूरा कर सकते थे, ऐसा इस बलवान का मानना था। पर बलवान भी यह हकीकत नहीं जानता था कि इनको तंत्र विद्या का कोई ज्ञान नहीं है। उसके बुलबुले ने जो दिखाया वो सब बाबा चित्रदेवा द्वारा किया गया कार्य था, जो उन्होंने अमर और विजय से करवाया था। दूसरी तरफ उस विशाल और बड़े महल में लड़की उन बाजों को देखकर बहुत डर गई थी और चिल्लाती हुई अपने कक्ष से अपने पिता के कक्ष की तरफ भाग आई थी। लड़की को ऐसे चिल्लाकर भागते देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हर कोई दास दासी लड़की के पीछे ही भाग पड़ी थी। दासियां, क्या हुआ राजकुमारी जी, क्या हुआ राजकुमारी जी, रुक जाइए, आप कहां भागी जा रही हैं? लड़की इस राज्य की राजकुमारी थी, राजकुमारी शिल्पा। राजकुमारी नहीं रुकती है, वो सीधा अपने पिता के कक्ष में चली जाती है। उसके पिता राजा नरवीर इस वक्त चित्रकारी कर रहे थे और अपनी पुत्री को ऐसे भयभीत भागते हुए आता देखकर वो भी विचलित से हो गए थे। राजा नरवीर तेजी से अपने हाथ में पकड़ी कलम एक तरफ फेंकते हैं और दरवाजे से अंदर भागकर आती अपनी पुत्री शिल्पा को बाहों में भर लेते हैं। राजा नरवीर, क्या हुआ पुत्री, तुम इतना भयभीत क्यों हो? डरो मत, कौन है तुम्हारे पीछे? सैनिकों, देखो बाहर कौन है जो हमारी पुत्री के पीछे पड़ा है। राजकुमारी शिल्पा बेहद घबराई हुई अपने पिता के सीने से चिपक जाती है और बेहद विचलित से हो जाती है। सैनिक और दास दासियां वहां आ जाते हैं। महाराज, बाहर तो कोई भी नहीं है। पता नहीं राजकुमारी क्यों भयभीत होकर भागती चली आ रही है। दासियां, जी महाराज, हमने तो राजकुमारी से बहुत पूछने की कोशिश की, पर यह तो बिल्कुल भी नहीं रुकी। आखिर हमें पता तो चले बात क्या हुई है। राजकुमारी शिल्पा डरती हुई आंखों से दरवाजे से बाहर देखती है। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे बाज उड़ता हुआ दरवाजे से अंदर आ जाएगा और उसे अपने पंजे में दबाकर आकाश में उड़ जाएगा। राजा नरवीर अपनी पुत्री को एक तरफ आसन पर बिठा देता है। मुझे बताओ पुत्री, आखिर आपके भयभीत होने का कारण क्या है? क्या तुमने कोई बुरा स्वप्न देख लिया?
राजकुमारी, नहीं पिताजी, मैंने कोई स्वप्न नहीं देखा, बल्कि मैं तो सुबह उठकर खिड़की से सूर्य देख रही थी और फिर डर कर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। राजा नरवीर, महारानी कहां है? उन्हें फौरन बुलाया जाए। दासी, महारानी जी तो अभी मंदिर गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। वैसे उन तक सूचना पहुंच चुकी है कि राजकुमारी भयभीत हो गई है। राजा नरवीर, ठीक है। और फिर बड़े प्यार से अपनी पुत्री के सिर पर हाथ फेरते हुए, डरो मत पुत्री, संयम से काम लो। तुम राजकुमारी हो, ऐसे डरोगी तो कैसे काम चलेगा? राजकुमारी शिल्पा अपने आप को संभालती है। पिताजी, मैंने खिड़की पर दो बाजों को उड़ते हुए देखा। राजा नरवीर, क्या कहा? बाज? तुम्हारी खिड़की के पास क्या कर रहे थे दो बाज? आज तक तो ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ। राजकुमारी शिल्पा, पिताजी, पर उससे भी भयानक बात यह थी कि एक बाज का चेहरा राक्षस की तरह बन गया और वो मुझे अपनी लाल और खूंखार आंखों से देख रहा था। उसके दांत किसी हैवान की तरह बड़े बड़े थे और मैंने ये देखा तो मैं वहां से सीधा आपके कक्ष में भागकर आ गई। राजा नरवीर और वहां खड़े सभी लोग राजकुमारी की बात सुनकर बेहद हैरान हो गए थे और एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे थे। उन्हें तो राजकुमारी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजा नरवीर, क्या तुम सत्य कह रही हो पुत्री शिल्पा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई स्वप्न देखकर यहां भाग आई और उसकी बात पर संदेह करते हैं? राजकुमारी शिल्पा, नहीं पिताजी, ये एकदम सत्य है। आप चलिए मेरे साथ मेरे कक्ष में, शायद वो दोनों बाज अभी भी वहीं आसपास ही उड़ रहे होंगे। मैं उन्हें देखकर पहचान लूंगी। और अपने पिता का हाथ खींचती है। राजा नरवीर, सैनिकों, जल्दी से जाओ और महल की छत के ऊपर उड़ते हर पक्षी को तीर से मार डालो। सैनिक, जी महाराज। और राजा के अंगरक्षक वहां से निकल जाते हैं महल के छत की तरफ। राजकुमारी शिल्पा, हमें बहुत डर लग रहा है पिताजी, हम अपने कक्ष में नहीं जाएंगे। क्या पता वो दोनों बाज हमारे कक्ष में आ गए हों। राजा नरवीर, डरो मत, चलो पुत्री, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कक्ष में चलता हूं, वहां कुछ नहीं होगा, आओ मेरे साथ। और फिर सभी राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाते हैं, परंतु वहां उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। राजकुमारी अपने पिता को लेकर खिड़की पर पहुंचती है और दूर आकाश की तरफ देखती है। राजा नरवीर, देखो पुत्री, कुछ भी नहीं है, तुम बेवजह डर गई थी। राजकुमारी शिल्पा, उधर देखिए पिताजी, वहां दो बाज उड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये दोनों बाज वही हैं, इन्हें फौरन मार गिराएं। राजा नरवीर आकाश में उड़ते दो पंछियों को देखता है, ठीक है, और अपने सैनिक को इशारा करता है और सैनिक बाहर निकल जाते हैं। राजा नरवीर, चलो पुत्री, महल की छत पर चलते हैं और तुम्हारे सामने ही आकाश में उड़ने वाले हर परिंदे को मार डालेंगे ताकि तुम्हारे मन से सारा भय निकल जाए। और फिर अपनी पुत्री का हाथ पकड़कर महल की छत पर आ जाते हैं। महल की छत पर राजा के धनुर्धारी आकाश में उड़ने वाले हर पंछी को निशाना बना रहे थे और उन्हें मारकर जमीन पर गिरा रहे थे। राजा नरवीर, देखो पुत्री, हमारे धनुर्धारियों को अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब पंछियों को महल की छत पर भी नहीं आने देंगे। राजकुमारी शिल्पा की नजर दूर उड़ रहे उन दो बाजों पर फिर से पड़ जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, उधर देखिए पिताजी, अभी भी वे बाज वहां उड़ रहे हैं, उन दोनों को फौरन मार गिराया जाए। राजा नरवीर, ठीक है पुत्री, और एक सैनिक से धनुष और बाण ले लेता है और बेहद दूर उड़ते बाज को निशाना बनाकर तीर छोड़ देता है। दूर उड़ रहे दोनों बाज। तांत्रिक नूरा, ये नगरी तो बेहद खूबसूरत है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं इस नगरी पर कब्जा ही कर लूं अपनी तंत्र शक्तियों के बल पर। मुझे नहीं लगता कि यहां कोई मेरी तंत्र शक्तियों के सामने टिक पाएगा। सूरा, जी गुरुदेव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और तभी उसकी नजर अपनी तरफ आते तीर पर पड़ जाती है और वो एकदम से अपने आप को नीचे की तरफ गिराता है और फिर से ऊपर आ जाता है। तांत्रिक नूरा, ये क्या था? हम पर हमला हुआ है? किसने किया यह हमला? सूरा, गुरुदेव, उधर देखिए महल की छत पर, शायद वो लड़की एक राजकुमारी थी और अब उसने सैनिकों से हमें मरवाने की कोशिश की है और शायद छत पर राजकुमारी के साथ उसके पिता भी खड़े हैं। तांत्रिक नूरा, चलो हमें यहां से निकल चलना चाहिए, अभी हम इनसे इस रूप में नहीं उलझना चाहते।
पर मैं इस राजा और राजकुमारी को धोखे में रखना चाहता हूं, इसलिए मैं अब एक तांत्रिक माया का इस्तेमाल करूंगा, जिससे इन सभी को लगेगा कि इन्होंने तीर से बाज को मार डाला है, फिर इनका हम पर से ध्यान हट जाएगा। सुरा, ठीक है गुरुदेव, आप ऐसा ही कीजिए। तांत्रिक नूरा कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगता है और इसी के साथ वहां दो बाज उड़ने लगते हैं और वे दोनों महल की छत की तरफ बढ़ जाते हैं। तांत्रिक नूरा, चलो हमें यहां से निकल चलना है, उनकी नजर अब हमें नहीं देख पाएगी कुछ समय के लिए। और फिर दोनों गुरु चेला वहां से हट जाते हैं। महल की छत पर राजकुमारी शिल्पा, देखा पिताजी, मैंने कहा था ना ये वही बाज है, आपके तीर से बचकर अब ये हम पर हमला करने हमारी तरफ आ रहे, ये बहुत खतरनाक है, पिताजी आप कुछ कीजिए। राजा नरवीर, शांत रहो पुत्री, और फिर अपने सैनिकों को उन दो बाजों को निशाना बनाओ, जीवित नहीं बचने चाहिए ये दोनों बाज। सैनिक एक लाइन से खड़े हो जाते हैं और बाणों की वर्षा महल की छत की तरफ बढ़ते उन दोनों बाजों पर कर देते हैं। पर वे दोनों बाज बड़ी फुर्ती से अपने आप को बचा ले जाते हैं और बड़ी भयानक आवाज करते हुए महल की छत के ऊपर मंडराने लगते हैं। सैनिक, महाराज मुझे लगता है ये कोई दानव की शक्ति है जो हम पर हमला कर रही है। राजा नरवीर, ये दोनों बाज बहुत तेज हैं, निशाना अच्छी तरह से लगाओ, बच नहीं पाएंगे। सैनिक फिर से आकाश में उड़ रहे दो मायावी बाजों पर निशाना लगाते हैं और इस बार तीर उन दोनों बाजों को जा लगते हैं और वे जमीन पर तड़पते हुए गिरने लगते हैं। राजा नरवीर, देखो पुत्री, दोनों को मार गिराया है, और फिर दोनों बाज छत पर आ गिरते हैं। सैनिक उन दोनों मरे हुए बाजों को उठाकर राजा के पैरों के पास रख देता है। राजा नरवीर, लो पुत्री, यही थे ना जो तुम्हें डरा रहे थे, इन दोनों को हमने मार डाला, अब तो तुम्हारे मन में कोई डर नहीं, अब बेफिक्र हो जाओ। राजकुमारी शिल्पा मरे हुए बाजों को देखकर बेहद खुश होती है और उन्हें अपने पैर से हिलाकर देखती है, वाकई में वे दोनों मर चुके थे। राजकुमारी शिल्पा, ठीक है पिताजी, अब मेरा भाई बिल्कुल दूर हो गया है, आप इन दोनों को कहीं दूर जलवा दीजिए। राजा नरवीर सैनिकों से, ले जाओ इन दोनों मरे हुए बाजों को और आग लगा दो। सैनिक, ठीक है महाराज, और उन बाजों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। राजकुमारी शिल्पा अब काफी प्रसन्न थी, उसके मन का भ्रम दूर हो गया था उन बाजों को मरा हुआ देखकर। सैनिक उन बाजों को लेकर महल से बाहर जंगल के पास आ गए थे। सैनिक, पता नहीं राजकुमारी को इनमें ऐसा क्या दिख गया, बेवजह इन पक्षियों को मरवा डाला है। महल के अंदर लगे वृक्षों पर कितने पंछी आकर बैठते थे, सब मार डाले गए। दूसरा सैनिक, अरे भाई अब हम क्या कर सकते हैं, अब राजा का आदेश तो टाल नहीं सकते ना, राजकुमारी को इन बाजों की वजह से डर लगा था, चलो अब इन बाजों को जल्दी से जलाओ और निकल चलते हैं। और फिर दोनों सैनिक लकड़ियां जमा करके उन बाजों को आग लगा देते जो कि माया से बने थे। सैनिक, चलो अब अपने आप चल जाएंगे, और वे दोनों सैनिक वहां से पलटकर चले गए। काश वो कुछ समय और रुक जाते तो उन्हें उस माया का पता लग जाता, क्योंकि उनके जाते ही वो परिंदे जीवित होकर वहां से उड़कर चले गए। उनका शरीर जैसा था वैसा ही नजर आ रहा था, और फिर दोबारा से तांत्रिक नूरा के मस्तिष्क में प्रवेश कर गए थे। तांत्रिक नूरा और सुरा इस वक्त नदी के किनारे बैठे अपनी तंत्र साधना कर रहे थे। तांत्रिक नूरा, लो मेरी माया वापस लौट आई अपना काम करके। सुरा, गुरुदेव आपने यह विद्या मुझे नहीं सिखाई अभी तक, मैं तो जो भी तांत्रिक क्रिया करता हूं मेरी ऊर्जा खत्म हो जाती है, मुझे भी यह विद्या सिखा दीजिए जो अपना काम करके वापस लौट आए। तांत्रिक नूरा, तुम्हें हर काम की बहुत जल्दी होती है, सब्र का फल मीठा होता है सुरा, ये विद्या इतनी आसान नहीं है जो तुम मेरी और विद्याओं की तरह आसानी से सीख जाओगे।